इसके बाद में अपन सेक्शन द यानी डी, यहाँ पर से 4 नंबर के जो है ना वो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उन 4 नंबर के प्रश्नों वाली स्थिति को अपन अब इसमें देखेंगे कि 4 नंबर के प्रश्न जो है ना 2025 के इस सामाजिक विज्ञान के पेपर में जो है ना 4 नंबर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और क्या इन प्रश्नों के दोबारा भी रिपीट होने की संभावना है बिल्कुल है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना हर साल के पेपर में दो तीन पेपर है ना वो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो भाग में देखेंगे जिसमें 4 अंक का जो है ना वो प्रश्न होगा और इसका पहला प्रश्न आता है आपका 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न में भी जो है ना आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, असहयोग आंदोलन से पूर्व की घटनाओं की व्याख्या करनी है। असहयोग आंदोलन से पूर्व की घटनाओं की व्याख्या, क्या व्याख्या है, यानी असहयोग आंदोलन से पहले की स्थिति के बारे में अपन इसमें देखेंगे कि असहयोग आंदोलन से पहले जो है ना वो क्या स्थिति बनी हुई थी। तो इसमें असहयोग आंदोलन से पहले हमारे भारत की स्थिति जो है ना वो क्या रही है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो पॉइंटों में इसे देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, आंसर देख रहे हैं इसका, इसमें पहला है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा वो देखना है कि युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार ने, युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत में रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत में रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क और आयकर बढ़ा दिया। सीमा शुल्क और आयकर बढ़ा दिया जिससे वस्तुएं महंगी हो गई, जिससे वस्तुएं महंगी हो गई। ठीक है, एक स्थिति तो ये रही। दूसरी है रोलेट एक्ट, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो है ना वो 1914 से 1918 के बीच में जो है ना वो चला था, 1914 से 1918। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका रोलेट एक्ट 1919, यानी रोलेट एक्ट 1919। इसकी क्या स्थिति है ना वो रही है वो देखना है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित, काउंसिल द्वारा पारित इस काले कानून के तहत, इस काले कानून के तहत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों, सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और किसी भी राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और किसी भी
राजनीतिक कैदी पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देना। ठीक है, डाल देने का अधिकार मिला, डाल देने का अधिकार। ठीक है, एक और पॉइंट है, वो क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919। इसकी क्या स्थिति रही है? रोलेट एक्ट के विरोध में जो है ना ये कार्य हुआ था। ये रोलेट एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए शांतिपूर्ण भीड़ पर, एकत्रित हुए शांतिपूर्ण भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय गुस्सा हो गए, ठीक है, तो यह बड़ा एक कारण रहा था। फिर चौथा आता है खिलाफत आंदोलन। एक चौथा पॉइंट और है, 4 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें 4 नंबर का अपन इसमें 4 पॉइंट देखेंगे। खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन यानी 1919 से 1920 के मध्य जो है ना ये आंदोलन चला था, खिलाफत आंदोलन। ये क्यों हुआ था? इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही। एक बार लिख ले, फिर आपको समझाएंगे इसमें। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार के बाद, ओटोमन तुर्की की हार के बाद, तुर्की की हार के बाद इस्लामिक दुनिया के, इस्लामिक दुनिया के आध्यात्मिक प्रमुख खलीफा पर सख्त संधि थोपी गई। खलीफा पर सख्त संधि थोपी। ठीक है, फिर इस्लामी लोगों ने आंदोलन शुरू किया। इस्लामी लोगों ने आंदोलन शुरू किया।
शुरू किया गांधी जी ने उन्हें असहयोग आंदोलन में शामिल किया, उन्हें असहयोग आंदोलन में शामिल किया। अब देखो ये आपका ये आंसर जो है ना वो 4 नंबर का, यानी इस बोर्ड के ऊपर आपको जो आंसर दिख रहा है वो 4 नंबर का आंसर है ना वो है, क्योंकि ये जो 18वां प्रश्न है ना वो अपने 4 नंबर का है। अब देखो क्या क्या अपन ने इसमें 4 बातें है ना वो पढ़ी है कि असहयोग आंदोलन के पूर्व की घटना की बात कर रहे हैं, और असहयोग आंदोलन जिसे अपन खिलाफत आंदोलन का नाम देते हैं वो असहयोग आंदोलन ही था। वो कैसे क्या हुआ है उसमें देखना है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव रहा है इस असहयोग आंदोलन पर, जो 1914 से 18 के बीच चला था, कि इस युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत के ऊपर रक्षा खर्च है ना बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के सीमा शुल्क वगैरह टैक्स है ना वो लगा दिए, जिससे भारतीय वस्तुएं जो है ना वो महंगी हो गई। तो इसके कारण भी लोगों में जो है ना वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। फिर रोलेट एक्ट 1919 में, तो रोलेट एक्ट क्या था, यानी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा एक कानून पारित किया गया, और इस कानून में क्या था कि भारतीय लोगों के ऊपर बिना किसी कोई मुकदमा चलाए, जो राजनीतिक कैदी थे उसमें बिना किसी मुकदमा चलाए उसे जेल में डाल दो, यानी कि ऐसे राजनीतिक व्यक्ति जो ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे हैं उस पर बिना कोई मुकदमा चलाए उसे जेल में डाल देना। तो इससे भी जो है ना वो विरोध हुआ। एक था जलियांवाला हत्याकांड, इसी के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में अपने पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला जो बाग था वहां पर इस सभा का आयोजन किया गया था, व्यक्ति एकत्रित हुए थे, और उस शांतिपूर्ण सभा का जो आयोजन चल रहा था और इसमें जनरल डायर ने चारों तरफ से उस सभा को घेर कर है ना वो गोलियां चला दी, जिसमें कई हजारों व्यक्ति है ना वो मारे गए थे। ये इस आंदोलन ने तो काफी ज्यादा आग में घी डालने का है ना वो काम किया, यानी कि और ज्यादा विद्रोह है ना वो लोगों में हो गया। ऐसे फिर एक खिलाफत आंदोलन और चला था 1919 से 20 में। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की जब पराजय हुई तो उसके बाद इस्लामिक दुनिया के ऊपर तुर्की के ऊपर जो है ना वो भार या टैक्स है ना वो थोप दिया गया खलीफा के ऊपर। तो ऐसे में मुस्लिम जो लोग थे वो क्या हो गए, इससे नाराज होकर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। ऐसे में गांधी जी ने उन फिर मुस्लिम इस्लामिक लोगों को जो है ना असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया, जिससे असहयोग आंदोलन है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो इस प्रकार से ये 18वां प्रश्न है असहयोग आंदोलन से पूर्व की घटनाओं का, जिसके कारण असहयोग आंदोलन है ना वो उत्पन्न हुआ है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसके बाद में 18वें प्रश्न का अथवा अपन इसमें पढ़ेंगे कि 18वें प्रश्न का जो अथवा है वो भी 4 नंबर का है, और ये अथवा जो है ना वो क्या कह रहा है इसमें देखना है हमें। 18वें प्रश्न का अथवा वो क्या कहता है, इसमें 4-4 नंबर के जो है ना वो प्रश्न है। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन जो था अपना, ये जो 18वां प्रश्न, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ भारत में जो है ना वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि ऐसे 3-4 घटनाएं जो है ना वो लगातार घट गई, जिसके कारण भारतीय है ना वो नाराज होकर सरकार के विरुद्ध जो है ना वो उठ खड़े हुए, और असहयोग आंदोलन यानी उसके विभिन्न प्रकार के कार्य में असहयोग आंदोलन की भूमिका चल पड़ी। 18वें का अथवा है यह है कि राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक हितों, राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं, भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करके पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी, पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ, व्याख्या कीजिए, यानी इसकी व्याख्या है ना वो करनी है, व्याख्या कीजिए, यानी क्या कह रहा है ये प्रश्न वो हमें देखना है कि राष्ट्रवाद का विचार जो है ना
राष्ट्रवाद का जो विचार है वो भारतीय लोक कथाओं के द्वारा पुनर्जीवित किया गया, यानी कि लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो भिन्न भिन्न प्रकार की लोक कथाएं कहकर, लोक कथाएं कहते हैं जो ज्यादातर लोगों में जो है ना वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना प्रचलित होती है, दंत कथाएं होती हैं ज्यादातर ये, तो उनको जो है ना वो लोगों में भरा गया और उससे लोगों में जो है ना वो पुनर्जीवन हुआ, या अपन पुनर्जीवित ये भावनाएं हो गई। तो इसका हमें उत्तर जो है ना वो बताना है। अथवा का कर रहे हैं अपन। इसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीय पहचान की खोज। आंसर है इसका, पहला पॉइंट है राष्ट्रीय पहचान की खोज। पहचान की खोज। अब राष्ट्रीय पहचान की खोज क्या रही है इसमें वो देखना है कि 19वीं सदी के आखिर में, 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों और चारणों भाटों और चारणों द्वारा गाए जाने वाली, चारणों द्वारा गाई जाने वाली कथाओं को शुरू किया। कथाओं को शुरू, ठीक है। दूसरा पॉइंट है गौरव की भावना। गौरव की भावना। अब ये गौरव की भावना है ना वो क्या रही है, ये लोक कथाएं उस पारंपरिक, ये लोक कथाएं उस पारंपरिक संस्कृति का हिस्सा थी। संस्कृति का हिस्सा थी जो बाहरी ताकतों के प्रभाव के कारण, जो बाहरी ताकतों के प्रभाव के कारण, बाहरी ताकतों के प्रभाव के कारण दूषित हो चुके थे। दूषित हो चुकी थी, ठीक है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान। तीसरा पॉइंट है रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान। यानी रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान है ना वो क्या रहा है कि बंगाल में उन्होंने का मतलब यहाँ पर अपन रविंद्रनाथ टैगोर से है, उन्होंने स्वयं लोकगीत मिथक गाथाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। मिथक गाथाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। और आंदोलन का नेतृत्व किया। और आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है। चौथा प्रश्न है, पॉइंट है नटेशा शास्त्री का योगदान। नटेशा शास्त्री का योगदान।
अब नटेशा शास्त्री जो है ना वो क्या कह रहे हैं कि मद्रास में, जो आज का चेन्नई है, मद्रास में इन्होंने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, के नाम से 4 विशाल खंडों में, के नाम से 4 विशाल खंडों में तमिल लोक कथाओं का संकलन किया। तमिल लोक कथाओं का संकलन किया। ठीक है, तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से है ना वो पुनर्जीवित हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पे जाओ आप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रवाद का विचार यानी भारतीयों के अंदर जो है ना वो राष्ट्रवाद का विचार क्यों पनपा। सीधी सी बात है, इसको समझो कि भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद का विचार क्यों पनपा, क्योंकि अंग्रेजी शासन व्यवस्था के चलते भारतीयों के अंदर जीने की जो राह थी वो लगभग समाप्त हो चुकी थी। उन्हें लगा कि भाई ऐसे दास्तां चलती रहेगी, पहले राजा महाराजाओं की, पहले मुगलों की, पहले राजा महाराजाओं की चली, फिर मुगलों की चली, अब अंग्रेजी शासन है, कल को कोई और नया आएगा, ऐसे ये व्यवस्थाएं चलती रही। लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ विशेष योगदान रहा है जिनके कारण लोग है ना वो जागरूक रहे हैं। उनमें एक नंबर पे आता है कि लोगों में कैसे फिर इन लोक कथाओं को पुनर्जीवित किया गया। यानी लोक कथाओं के माध्यम से जो है ना लोगों में जो है ना वो जान आई और अपने राष्ट्र के प्रति भावना है ना वो उन पनपी है। उसमें आती है तो राष्ट्रीय पहचान की खोज। कैसे 19वीं सदी के आखिर में जो है वो राष्ट्रवादियों में, जिसे भाटू उच्चारण जो समुदाय के लोग थे, वो घर घर जाकर लोगों के यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के अपने जो स्थल बने हुए थे वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की रागमालाएं वगैरह लोगों की जीवनियों के बारे में जो व्याख्यान किया करते थे। अब उस व्याख्यान को वो आम लोगों के सामने जागरूक करने के लिए जो है ना वो काम में लिए जाने, वो लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे। फिर गौरव की भावना लोगों में जागृत की। यानी ये लोक कथाएं उस पारंपरिक संस्कृति का हिस्सा थी जो भारी ताकतों के प्रभाव के कारण है ना दूषित हो चुकी थी। यानी कि पहले लोगों के अंदर गौरव की भावना थी लेकिन भारी लोगों के कारण है ना वो दूषित हो चुकी थी, उसे पुनः है ना लोगों में जीवित है ना वो किया गया। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का भी योगदान रहा है। उसने बंगाल में स्वयं के जो लोकगीत थे, जो मिथक गाथाओं से जो है ना वो जुड़े हुए थे, उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया और आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में लेकर जो मिथक जो ये कथाएं थी उनको लोगों के सामने पेश करते रहे। लोगों में एक ऊर्जा का संचार होने लगा। फिर एक ऐसे ही नटेशा शास्त्री का भी योगदान रहा है जो मद्रास में उन्होंने फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से जो है ना ये 4 विशाल खंडों का जो है ना तमिल भाषा में है ना उल्लेख किया था और वहां पर इन लोक कथाओं का जो है ना वो संकलन किया था। इन लोक कथाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का है ना वो कार्य किया गया था। तो इस प्रकार से ये आपका 18वां प्रश्न था। अब इस 18वां प्रश्न का ये आपका अथवा था। ठीक है, यानी ये लगभग आपका चौथे 4 नंबर का था। अब 4 नंबर का एक प्रश्न और आता है आपका 19वां प्रश्न, ये भी 4 नंबर का है और इस 19वें प्रश्न में भी एक अथवा का जो है ना आपको ऑप्शन दिया गया है। इनमें से कोई भी आप एक प्रश्न है ना वो कर सकते हैं, या तो मूल प्रश्न करो या फिर अथवा करो, इनमें से आपको कोई एक करना होगा। अभी अब लिखित में अपना एक 19वां प्रश्न हो रहा है, एक इसका अथवा रहा है और उसके बाद में मैप आएगा। तो ऐसे मैप भी जो है ना वो 2 दिए गए हैं, उन दोनों मैपों को भी अपन इसमें भरेंगे और भरने की प्रक्रिया भी आपको धीरे धीरे बताएंगे कि किस प्रकार से जो मैप वगैरह है ना वो भरे जाते ताकि हमें नंबर पूरे मिल सके। इसमें आता है अब 19वां प्रश्न। मैन 19वां प्रश्न देखेंगे। इसमें वो क्या कह रहा है कि भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है। भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है। अभी भी पितृ प्रधान है, जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं, जिसमें
महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं। ठीक है, इस कथन की विवेचना करनी है, इस कथन की विवेचना कीजिए, विवेचना इसमें करेंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है उसको हमें देखना है। तो इसके अपन 4-5 पॉइंटों के माध्यम से, क्योंकि 4 नंबर का है तो पर्याप्त है 4 पॉइंट, उसमें अपन देखेंगे। पहला पॉइंट है शिक्षा में असमानता, यानी महिलाओं के साथ किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है। शिक्षा में असमानता, अब महिलाओं के साथ शिक्षा में असमानता कैसे है वो देखना है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर आज भी कम है। महिलाओं की साक्षरता दर आज भी कम है। ठीक है, कई परिवारों में आज भी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है। आज भी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका, समान कार्य के लिए असमान मजदूरी। समान कार्य के लिए असमान मजदूरी, इसमें क्या है, श्रम बाजार में महिलाओं को अक्सर श्रम बाजार में महिलाओं को अक्सर श्रम बाजार में महिलाओं को अक्सर समान काम के लिए पुरुषों के समान वेतन नहीं मिलता। पुरुषों के समान वेतन नहीं मिलता। तीसरा प्रश्न, घरेलू श्रम का अवमूल्यन। घरेलू श्रम का अवमूल्यन, इसमें क्या दे रखा है कि महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले घरेलू काम का कोई मूल्य नहीं रहता, कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है, चौथा प्रश्न पॉइंट है इसका, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कम प्रतिनिधित्व। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कम प्रतिनिधित्व, इसमें क्या कह रहा है
कि राजनीतिक पदों पर, यहीं पर लिखना है, राजनीतिक पदों पर महिलाओं को, राजनीतिक पदों पर महिलाओं की कल्याण, महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कम है, पुरुषों से कम है। यानी ये स्थिति जो है ना इसमें दिखा रखी है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में अपन ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि प्रश्न को समझो पहले आप, कि भारतीय समाज में, यानी भारतीय समाज की बात कर रहे हैं जिसमें आज भी पितृ प्रधान है, यानी पुरुष को जो है ना महत्व ज्यादा दिया जाता है भारतीय समाज में, जिसके कारण महिलाओं की के साथ है ना वो भेदभाव होता है, यानी पुरुषों के कारण महिलाओं के साथ है ना वो भेदभाव हो रहा है। एक ही परिवार में अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, लड़कियां अगर ज्यादा हो रही तो उनके साथ भेदभाव होना प्रारंभ। आजकल तो थोड़ा शिक्षा का स्तर हो गया तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्राचीन काल की स्थिति है ना वो दिखा रखी है। तो क्या कारण रहा है ये भेदभाव का, ये देखना कि शिक्षा में असमानता, आज भी हमारे समाज में देखा जाए तो शिक्षा में असमानता होती है, कि पुरुषों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है, बल्कि महिलाओं को जो है ना वो अच्छी साक्षरता नहीं होने के कारण आज भी उनकी साक्षरता दर है ना वो कम है। यानी कि लगभग पुरुष महिलाओं की साक्षरता दर देख लो 65 के आसपास से जा रहे हैं, और पुरुष जो है ना वो 82-84% के आसपास है ना वो जा रहे हैं। तो यही कारण है कि आज में बहुत सी महिलाएं कई परिवार में पढ़ी लिखी नहीं, उन्हें शिक्षा से वंचित है ना वो रखा जा रहा है। यह एक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। फिर है समान कार्य के लिए समान मजदूरी, यानी आज भी श्रम बाजार के अंदर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन है ना वो दिया जाता है। पुरुष और महिलाएं अगर एक ही काम अगर कर रही हैं तो पुरुष को ज्यादा पैसा मिलेगा और महिलाओं को कम मिलता है। तो श्रम विभाग में भी लोगों को कम पैसे उपलब्ध होते हैं या समान मजदूरी है। एक है घरेलू श्रम का अवमूल्यन, यानी महिलाएं लगातार घरों में है ना वो काम करती रहती है, लेकिन उसके घरों में किया गया कार्य जो है ना वो किसी को दिखाई नहीं देता है, यानी उसका कोई मूल्य नहीं समझा जाता। और उसके काम, चाहे पुरुष अगर बाहर से 5,000 रुपए भी लेकर आता है तो उसका महत्व है ना वो ज्यादा हो जाता है, और महिलाएं अगर घर पे रह के 20,000 रुपए का काम भी कर लेती है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। फिर होता है राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कम प्रतिनिधित्व, यानी कि राजनीति के अंदर और महिलाओं को जो है ना वो प्रशासनिक स्तर में भागीदारी कम होती है, यानी कि वहां पर पुरुषों को जो है ना वो ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं को ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए। इस कारण भी आज हमारे समाज के अंदर महिलाओं को कम और पुरुष को जो है ना वो अधिकतर सम्मान दिया जाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि उनका भागीदारी ज्यादा है। सम्मान तो महिलाओं का भी अच्छा होता है, लेकिन उनकी भागीदारी है ना वो ज्यादा है। तो इस प्रकार से हमारा ये 19वां प्रश्न था। अब इस 19वें प्रश्न के साथ एक 19वें प्रश्न का 8वां और आता है। अब इस 8वां के बाद में आपका सिर्फ इस पेपर का 2025 के पेपर का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, वो है भारत का मानचित्र। तो भारत के मानचित्र में कुछ प्रमुख स्थानों के नाम है ना वो दिखाए गए हैं, उनको अपन प्रदर्शित करेंगे। इससे पहले अपन 19वें प्रश्न का 8वां और देख लेते हैं। 19वें प्रश्न का 8वां, ये भी जो है ना वो 4 नंबर का आता है, दोनों में से कोई एक प्रश्न है ना वो करना होता है। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है वो देखना है। ये प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने, अथवा है ये भारतीय संविधान निर्माताओं ने, भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना। धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना। शासन का मॉडल चुना। कथन की विवेचना करनी, चुना कथन की विवेचना करनी है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, इसके लिए भी अपन कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो देखेंगे। वो 1 नंबर पर है, आंसर देख रहे हैं इसमें 1 नंबर पर है, कोई राजकीय धर्म नहीं, कोई राजकीय धर्म नहीं। ठीक है, क्या है इसमें, यानी श्रीलंका में तो जैसे बौद्ध धर्म है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म हो गया। ठीक है, पाकिस्तान में इस्लाम,
पाकिस्तान में इस्लाम, ऐसे ही इंग्लैंड में ईसाई, ठीक है। इसके विपरीत भारत का अपना कोई धर्म नहीं, भारत का अपना कोई धर्म नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 25 से 25 व 28 के तहत, 25 व 28 के तहत प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को, अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने और प्रसार की आजादी, प्रचार प्रसार की आजादी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध, इसमें क्या है, अनुच्छेद 15 के अनुसार, अनुच्छेद 15 के अनुसार, अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ, राज्य किसी भी नागरिक के साथ राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति व लिंग के आधार पर, धर्म, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। एक पॉइंट और है इसका 19वें का अथवा का, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव क्या है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से भिन्न है, पश्चिमी मॉडल से भिन्न है। भारत में राज्य जरूरत पड़ने पर, भारत में राज्य जरूरत पड़ने पर सामाजिक सुधारों के लिए, सामाजिक सुधारों के लिए सामाजिक सुधारों के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, धार्मिक
मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, अब देखो ये आपका 19वां का अथवा हो गया, यानी कि आपका सिर्फ एक प्रश्न और बचा है 2025 के इस बोर्ड के पेपर में भारत का मानचित्र का। इससे पहले अपन पहले 19वां का जो अथवा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है कि भारतीय संविधान जो निर्माता है उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का जो है ना वो मॉडल क्यों चुना है, इसके बारे में हमें बताना है कि भारत के जो शासन के जो निर्माता रहे उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष शासन क्यों अपनाया, उसके कई कारण रहे हैं। ये देखो कोई राजनीतिक धर्म नहीं है, भारत का कोई राजनीतिक धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोगों को समान महत्व मिलता है। जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म को ज्यादा महत्व है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को है, लेकिन भारत में ऐसा कोई धर्म नहीं है। वैसे भारत में हिंदू धर्म होना चाहिए हिंदू के हिसाब से, लेकिन वही मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई सबको है ना वो बराबर का है ना वो महत्व दिया जाता है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी भारत के अनुच्छेद 24 और 28 के तहत जो है वो प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म अपनाने और अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की जो है ना वो आजादी दी गई है। उसके ऊपर कोई पाबंदी है ना वो नहीं लगा सकती, कोई भी धर्म अपनाओ और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो कोई भेदभाव नहीं होता है। एक आता सर्वधर्म स्वभाव, यानी भारतीय एक धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से भिन्न है। पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता अलग है लेकिन भारत की अलग है। भारत के राज्य अगर जरूरत पड़ने पर सामाजिक सुधारों के लिए धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप है ना वो कर सकते हैं। अगर कहीं पर धार्मिक के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो वहां पर वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका 19वें प्रश्न का जो अथवा है ना वो पूरा हुआ है। अब हमारे पास केवल एक प्रश्न और बचा है इस पेपर के लिए, 20वां प्रश्न, जिसमें हम भारत के कुछ राज्यों के अंदर कुछ स्थानों को प्रदर्शित करेंगे। अब वो स्थान प्रदर्शित क्या है, इस प्रश्न के अंदर यह दिया गया है 20वें प्रश्न में कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्न को प्रदर्शित करना है। अब भारत के रेखा मानचित्र में निम्न को प्रदर्शित करने के लिए मेन प्रश्न में 4 भाग दे रखे हैं और अथवा में जो है ना वो 4 भाग दे रखे हैं। इन 8 भागों को जो है ना हमें प्रदर्शित करना होगा, जिसके लिए पहले तो हमें एक मानचित्र बनाना होगा। इस मानचित्र के माध्यम से अपन इसमें जो है ना वो प्रदर्शित कर सकते हैं। इस आधार पर अपन इसको प्रदर्शित करेंगे। अब इसमें 20वां प्रश्न है। ये 20वां प्रश्न में जो है ना वो मेन प्रश्न में तो 4 भाग है ना वो कौन कौन से दे रखे हैं। जैसे एक तो दे रखा है जामनगर, ठीक है। दूसरा दे रखा है इसमें लुधियाना, ठीक है। तीसरा प्रश्न दे रखा है इसमें मारमागांव, और चौथा दे रखा है कोची, ठीक है। ऐसे फिर एक अथवा का और दे रखा है। अथवा में क्या दे रखा है, अमृतसर, दूसरा दे रखा है अहमदाबाद, ठीक है। तीसरा दे रखा है तूतीकोरिन, और चौथा दे रखा है हल्दिया, ठीक है। और प्रश्न में क्या रखा है कि वस्त्रनगर और बंदरगाह दिखाने हैं। तो ये देखो ये दोनों भाग है ना वो वस्त्र केंद्र है, वस्त्र केंद्र, ठीक है। ये दोनों भाग है वो क्या है, पतन है यानी बंदरगाह। ये दोनों भाग वस्त्र केंद्र है, वस्त्र केंद्र, ठीक है। और ये दोनों भाग क्या है, पतन है। अब इनको हमें अलग अलग है ना वो देखना है। देखो जामनगर यानी जामनगर गुजरात के पास में, यहां से लगभग आ जाएगा आपका जामनगर, ठीक है, वस्त्र नगरी। फिर लुधियाना, लुधियाना ये पंजाब में दे रखा है तो लुधियाना, ये लुधियाना आ गया। फिर मार्मोगावा गोवा का है तो ये गोवा यहां पर है तो ये यहां पर हो गया मार्मागांव, ये पतन दे रखा है, ठीक है। फिर कोची पतन दे रखा है, ये केरल में है, ये यहाँ पर कोची पतन,
ठीक है। फिर 8वीं में दे रखा है अमृतसर। अमृतसर भी कहां पर है? ये इधर पंजाब में है, अमृतसर। ठीक है। फिर दे रखा है अहमदाबाद। ये अहमदाबाद लगभग शायद आपके ये यहां से मिलेगा, अहमदाबाद। ठीक है। फिर दे रखा है तूतीकोरिन। ये तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, इधर ही है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन। और फिर है हल्दिया। हल्दिया जो है ना पश्चिमी बंगाल में है, यहाँ पर ये हल्दिया। ऐसे में ये अपने भारत के प्रमुख वस्त्र नगर 4 और 4 जो है ना वो पतन पड़े हैं। तो इस प्रकार से अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाएं, जिसमें कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय का 2025 में बोर्ड परीक्षा में आए हुए पेपर को अपन ने हल किया है। ऐसे ही इस वीडियो अलग अलग भिन्न भिन्न वीडियोज के माध्यम से अपन लगभग 8 से 10 साल वर्ष पुराने पेपरों को हल सहित आपको इस चैनल के ऊपर उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो आप अधिक से अधिक इस अपने चैनल को शेयर करते रहे, लाइक करें तथा सब्सक्राइब भी करें, ताकि लोगों को जो है ना इसका फायदा हो सके। क्योंकि अगर जो बच्चा 8 से 10 पेपर अगर जो सोल्व करवाए हैं उनको अगर याद कर लेता है तो वो 90 प्लस स्कोर करने में सक्षम हो जाता है। तो उन्हें ज्यादा मेहनत की आगे जरूरत नहीं पड़ सकती है। धन्यवाद। अरे भाई मरवा दिया।